नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बुक निकाल लीजिए और बुक वाइज हम लोग चलते हैं। ठीक, तो हेडिंग है यहां पर सबसे पहली कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? पहला लॉ ऑफ ट्राइड। क्या है पहला? क्या है लॉ ऑफ ट्राइड। किसने दिया था? कहेंगे डोबेराइनर ने। लॉ ऑफ ट्राइड इज गिवन बाय डोबेराइनर ने। किसने दिया था? डोबेराइनर ने। इन्होंने इनिशिएट किया था, शुरुआत करी थी। ठीक, द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स। याद रहेगा बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है कि जो न याद हो। ठीक ना, आराम आराम से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। लॉ ऑफ ट्राइड्स यानी डोबेराइनर ने दिया था। किसने दिया था? डोबेराइनर, 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 डोबेराइनर। ठीक, इनिशिएट द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट। इनिशिएट द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट। ट्राइड मींस क्या होता है? ट्राइड मींस होता है तीन तीन का समूह, यानी ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स का समूह। जैसे यहाँ पे लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए बुक में बना हुआ, वो टेबल बना हुआ है ना, टेबल 3.1 डोबेराइनर ट्राइड लिखा है ना वहां पे, एटॉमिक वेट के बारे में लिखा है। ठीक, देखिए वहां पे। तो ट्राइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अब इस ट्राइड में क्या खास बात है? तो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ये दैट इज इंटरमीडिएट, यानी इसकी प्रॉपर्टी, अगर आप मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर पाना चाह रहे हैं, इसकी और इसकी। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी प्लस इसकी प्रॉपर्टी का आधा हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण और इसके गुण का आधा, यानी प्रॉपर्टीज जो है इसकी और इसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने लिया कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम बताइए, तो हाफ ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस का पोटेशियम, यानी सोडियम का एटॉमिक लिथियम, सॉरी हमने सोडियम बोल दिया, गलत। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस का पोटेशियम। ठीक, देखिए जहां पे यहाँ 7 है, यहाँ 39 से जोड़ के आधा करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ ट्राइड, इसी को बोला गया लॉ ऑफ ट्राइड। अब इट वर्क्स फॉर फ्यू एलिमेंट्स, लेकिन ये पूरा कारगर नहीं था, पूरी तरह से काम नहीं, ये कुछ एलिमेंट तक ही काम करता था। तो ये रहा पहला नियम, लॉ ऑफ ट्राइड। अब आगे बात करते हैं। देखिए एक जगह लिखा उसमें सिलिंड्रिकल है ना, सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट। सिलिंड्रिकल टेबल किसने दिया था? तो AEB लिखा है ना, AEB डी, और फिर उसका चैन क्वार्टाइस लिखा है ना, ये नाम बड़ा टेढ़ा नाम है, इसीलिए उन्होंने सिलिंड्रिकल, और सक्सेस नहीं मिली इसको। ठीक, एक बार एम्स में ये पूछा गया, इसके अलावा कभी नहीं पूछा गया। ठीक, अब एम्स एग्जाम अलग से होता नहीं है तो डरने की कोई जरूरत भी नहीं। एनसीईआरटी में है तो याद कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। किस पे बेस्ड था ये? यानी ये सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। किसके पर बेस्ड था? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर था। ठीक, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? कहेंगे न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। सिर्फ ये इतनी बातें आपको याद करते हुए चलनी है, इसमें खास कुछ समझने वाला नहीं है। लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि अरेंज द एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी एलिमेंट को अरेंज किया किसके ऑर्डर पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। और साथ ही साथ ये देखा, उन्होंने ध्यान दिया, नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, ठीक, हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी पहले की और 8वें की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। आप चाहे जहां से शुरू कर लीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें बनाया गया है न्यूलैंड ऑक्टेव, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आप 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 9th 10th में ही। ठीक है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अच्छा, दिस लॉ वर्क अप टू कैल्शियम, यानी एटॉमिक वेट 40 तक। ठीक है ना, एटॉमिक वेट कितने तक? 40 तक। ये है 4 और ये है 0, सिर्फ इतने तक काम करता था। तो ये बातें फिर से आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ ट्राइड किसने दिया था, तो आप बताएंगे डोबेराइनर ने। इनिशिएट द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स की पीरियोडिक रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहला अध्ययन इन्होंने ही शुरू कर दिया। ट्राइड्स क्या? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक, यानी ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से 3 का अगर हम ग्रुप बना ले तो इसमें बीच वाले की प्रॉपर्टी पहले और तीसरे की आधी होगी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, दैट इज इंटरमीडिएट है उसका।
ठीक, आगे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस का पोटेशियम, यानी इसका एटॉमिक वेट इसका एटॉमिक वेट करके आधा कर दीजिए, आ जाएगा। इट वर्क फॉर फ्यू एलिमेंट तक काम करता था, इसलिए इसकी जरूरत है नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं है अभी। सिलिंड्रिकल टेबल बेस्ड ऑन ऑर्डर, उसी पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर पे बेस्ड था। AEBD लिखन, AEBD, फिर उसका चैन पढ़िए, कैन पढ़िए, जो भी पढ़िए, क्वार्टाइज लिखन, चैन क्वार्टवाइज, इस तरह से पढ़ लीजिए। अच्छा, लॉ ऑफ ऑक्टेव भैया न्यूलैंड ने दिया था, किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने, ये आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड्स ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, अरेंज द एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, and noted that every 8th एलिमेंट, चाहे आप जहां से शुरू करिए, जैसे आप कार्बन से शुरू किए, इस टेबल में देखिए कार्बन से शुरू किए तो उसके नीचे सिलिकॉन आएगा 8वें नंबर पर, तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा कि ये 2 है तो ये 8 है, तो इस तरह से वो नहीं, कभी नहीं पूछा गया है, इसलिए आप केवल इतना सा सिर्फ जनरल नॉलेज के तरीके इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब इसको नोट कर लिए, इट वर्क्स, यानी दिस वर्क, ये लॉ जो था लॉ ऑफ ऑक्टेव, कहां तक, दिस लॉ वर्क अप टू कैल्शियम, एटॉमिक वेट जिसका 40 होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। आगे देखते हैं लूथर मेयर कर्व या फिर ग्राफ, ठीक, आगे बताया जा रहा है लूथर मेयर के बारे में, ठीक, यहां पे बताया जा रहा है लूथर मेयर के बारे में, लूथर मेयर कर्व या फिर ग्राफ। इन्होंने एक प्लॉट दिया, ठीक है, प्लॉट मतलब ग्राफ, प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच, ठीक। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, नोट नहीं करना है, ये हम बता दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से था, ठीक, इस तरीके से ऐसे था, ऊपर नीचे, मतलब इसको आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऊंचाई थी, असेंडिंग के बीच में भी रखा, कुछ को नीचे रखा, इस तरीके से था, बस आप ये समझिए, बनाना नहीं है, और ये इस तरीके से ऐसे रखते चलेंगे इस ग्राफ पे, ठीक। ये एलिमेंट नीचे वाले थे, यहाँ नीचे भी कुछ एलिमेंट बताए कि इनकी प्रॉपर्टी, और यहाँ कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी एलिमेंट रखे गए थे, कुछ एलिमेंट इसके बीच में, तो बोला जाता है असेंडिंग, है ना, के बीच में, और कुछ डिसेंडिंग के बीच में, इस तरीके से रख दिए गए थे एलिमेंट। ये था इनका हिसाब। तो ये ग्राफ किसके बीच में था, फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट है, ये बीबी नहीं हो जाए, पॉइंट, ठीक है, वर्सेस एटॉमिक वेट, ठीक। और किस पे बेस्ड था इनका, ये जो टेबल था इनका, ये जो ग्राफ था किस पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, ठीक, एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ये था किसका, लूथर मेयर का कर्व या फिर ग्राफ, या इनका पीरियोडिक टेबल कह लीजिए। तो ये क्या था, तो कहेंगे कि इन्होंने ऐसे प्लॉट दिए, यानी प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट के फॉर्म में, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। हिज पीरियोडिक टेबल, इनका जो पीरियोडिक टेबल था, वो जो आज का पीरियोडिक टेबल, जो आज का नहीं, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीफ ने दिया था, मेंडलीव, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के से मिलता जुलता था, क्लोजली रिसेंबल्स, ठीक, क्लोजली रिसेंबल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतनी बातें इनके बारे में याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी। अब वो वाला ग्राफ बना के अगर आप लोग रखें, कभी पूछा नहीं गया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहां पूछा जाता है, जैसे किसी की सीट में, किसी के मॉड्यूल में, इसमें रहेगा, लेकिन नीट एग्जाम में, जेमेंस एग्जाम में ये सब नहीं आए, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक। लूथर मेयर कर्व या फिर ग्राफ प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कितने एटॉमिक वेट के, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स पे, ठीक। हिज पीरियोडिक टेबल क्लोजली रिसेंबल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, यह भी पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपको बहुत बेहद याद रखने वाली बात है कि मेंडलीव्स लॉ, इसको कहते हैं मेंडलीव लॉ, ठीक, या फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, या इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, आप कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है, भैया एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ, और जो बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं जिसमें एस पी और बीच में डी, नीचे एफ, दरअसल वो जो पीरियोडिक टेबल है वह प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि मेंडलीफ ने दी थी। बात समझिए, जब साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहां पे, बहुत ध्यान से देखिए, जब आप यहां पढ़ेंगे, ये वाली लाइन पढ़िए, यहां से यहां पे आइए, ठीक है, पेज नंबर 76 पे आइए, लिखा हुआ है यहां पे
closely resemble the modern periodic table. However, his work was not published until after work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with development of modern periodic table. साफ साफ लिखा हुआ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने जनरेट किया, जिसको क्रेडिट जाता है, जिनका जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के विकास करने का, मेंडलीव। बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी है। वाल्डोबेराइनर, फिर उसी के नीचे लिखा वाल्डोबेराइनर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियडिक रिलेशनशिप। तो बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ती है किताबें, ठीक, बात समझ में आ गई। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जब कोई बोले तो आप समझ जाइएगा कि वो मेंडलीव पीरियडिक टेबल। अब पेज नंबर 77 पर 3.1 एक फिगर बना हुआ है, ठीक, वो टेबल है उनका, ठीक। इससे लेकिन हाँ, इससे सवाल नहीं आते अब ये सब, तो क्योंकि आज हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये चीजें बस आप जानिए कि हाँ, अगर कोई कहे मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो आप समझ जाइए कोई मेंडलीव वाली पीरियडिक टेबल की बात कर रहा है। तो मेंडलीव्स लॉ या मेंडलीव पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये इसमें एक लॉ इन्होंने दिया। क्या था ये लॉ? ये लॉ ये था कि द पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी जो पीरियडिक पीरियडिक नहीं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये आप बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, आर अ पीरियडिक फंक्शन लिखा ना ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इतनी बात आप समझते हैं कि मतलब उनका जो पीरियडिक फंक्शन है, जो भी प्रॉपर्टीज का जो पीरियडिक फंक्शन है, उनका जो पीरियडिक अरेंजमेंट है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट के। चलिए आगे, ही अरेंज्ड एलिमेंट इन, उन्होंने क्या अरेंज किया एलिमेंट को, कैसे? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, ये लिखा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और इन्होंने कैसे, किस में अरेंज किया? इन हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको उन्होंने नाम दिया सीरीज, और बाद में उसे कहा गया पीरियड्स, और इसको ग्रुप्स। और खास बात यह कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टी, ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जितने ग्रुप में रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने और क्या क्या बातें बताई, ठीक। अपने पीरियडिक टेबल में कुछ इन्होंने जगह भी छोड़ी, खाली गैप भी छोड़ा, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट सही नहीं फिट बैठ रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रॉपर्टी, मेन फोकस इन्होंने फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया था कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम पीरियडिक टेबल बना रहे हैं। अगर हो सकता है कि मान लीजिए एटॉमिक वेट किसी का ज्यादा हो, वो पहले रख दिया, और एटॉमिक वेट किसी का कम हो तो वो बाद में आ गया। इसका यह मतलब मेनली फोकस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इतना नोट करिए। ये बातें समझ में आ गई। लूथर मेयर के बारे में बिल्कुल अच्छे से, मेंडलीव के बारे में भी समझ में आ गई। तो लॉ क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। आगे चलते हैं, क्या? ही अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। जो रोज थी उसको बोला गया हॉरिजॉन्टल, वो जो रोज है इस तरीके से जो बनती हैं उसको सीरीज, बाद में से को पीरियड कहा गया। वर्टिकल कॉलम जो कि ग्रुप होता है। खास बात यह कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर केमिकल। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी, मेंडलीव ने यानी कि एटॉमिक वेट के बेसिस पर पीरियडिक टेबल इन एलिमेंट्स को, ठीक, रोज और ग्रुप में रखना शुरू कर दिया। ठीक है, रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब उसमें कुछ कमियां भी थी, जिसे ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने देखिए, ही रियलाइज दैट, इस बात को एनसीईआरटी में लिखा हुआ बड़ी खूबसूरती से, ही रियलाइज दैट सम एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो उन्होंने स्कीम चुनी कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को जो है सजाना है, ये हमारी स्कीम है। तो इसमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो इस स्कीम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखा ना, he realized that some element did not fit in his scheme of classification if the order of increasing atomic weight strictly followed। अगर ऐसा किया जाए तो इन्होंने क्या किया, he ignored, इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स को इग्नोर कर दिया। इन्होंने यह माना कि हो सकता है कि एटॉमिक वेट गलत हो सकता है कि एटॉमिक वेट गलत हो, और साथ ही साथ प्लेस्ड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी उस एलिमेंट्स के साथ उन्होंने रख दिया जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आप समझ जाएंगे, ये हमारा 6th ग्रुप और ये 7th ग्रुप, उनके जमाने में यही चलता था, 6th ऐसे 7th ऐसे। तो थैलियम का जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा है। अब इसको भैया देखिए, अगर हम इस तरह से लिखें तो यहाँ पे थैलियम होना चाहिए, ठीक,
ये ग्रुप अगर बनाया जाए तो यहाँ पे थैलियम है जो कि इसका एटॉमिक वेट क्या है, ज्यादा है, मोर एटॉमिक वेट। ठीक, किससे, आयोडीन से। किससे, आयोडीन से। देखिए ये आयोडीन से। लेकिन अब इसका मतलब आयोडीन को पहले होना चाहिए, उसके बाद थैलियम आना चाहिए, थैलियम को बाद में आना चाहिए। लेकिन खास बात यह थी कि आयोडीन की प्रॉपर्टीज, यानी आयोडीन का एटॉमिक वेट क्या, लो, कम है। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, लेकिन इसकी खास बात थी कि प्रॉपर्टीज, इसकी जो आयोडीन की प्रॉपर्टी सिमिलर विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मिल रही थी। इसलिए इन्होंने इस बात को ध्यान में ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया इस बात को कि एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी फॉलो होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसके बेसिस पर आयोडीन यहां पर आएगा। ये इनका काम था। और इन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट्स, इन्होंने गैप छोड़ दिया। क्या छोड़ा, ही लेफ्ट्स द गैप, बहुत सारे गैप छोड़ दिए अपने पीरियोडिक टेबल में। और इन्होंने उसमें क्या किया कि मेंडलीफ ने गैप छोड़ने के साथ ही साथ ये बताया कि ये बाद में जब खोजे जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी, ये सिलिकॉन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एल्युमिनियम के नीचे एक डब्बा उन्होंने छोड़ दिया खाली, जिसको उन्होंने नाम दिया एका एल्युमिनियम, यानी एक कोई एल्युमिनियम जैसा, एका सिलिकॉन, एक कोई सिलिकॉन जैसा, सिलिकॉन जैसा मिलेगा। बाद में जब डिस्कवर किया गया तो इनकी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मिलती जुलती थी। और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज, यानी गैलियम और जर्मेनियम, इनकी भी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती जुलती थी। तो इन्होंने एल्युमिनियम का, जब वो, यानी वो एलिमेंट जो उस समय खोजा नहीं गया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि एलिमेंट है, क्योंकि उस समय भैया उनके पास शायद 67 या 63 या 64 एलिमेंट जाने जाते थे उस समय तक। बाद में धीरे धीरे और डिस्कवर हुए। तो उस हिसाब से एलिमेंट एल्युमिनियम के नीचे उन्होंने जो नाम दिया वो नाम था एका एल्युमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन। ये दोनों जेईई मेंस में पूछ लिए गए, इसलिए इसको याद रखिएगा। एल्युमिनियम के नीचे एका एल्युमिनियम, जिसको गैलियम बाद में कहा गया, क्या कहा गया, गैलियम। और सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जब आप पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो आप लिखेंगे इसमें बोरान वाली फैमिली, तो आप लिखेंगे बोरान, ठीक, एल्युमिनियम, उसका लिखते हैं ना गैलियम। ये गैलियम का नाम उन्होंने क्या रखा था, एका एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम के नीचे थे एका एल्युमिनियम। और यहां पर जब कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे एक जगह छोड़ी थी तो इन्होंने नाम दिया एका सिलिकॉन। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। और ये दोनों एलिमेंट अननोन थे, उस समय ये नहीं जाने जाते थे एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इतनी बात आप मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से पूरी बात। He realized that some element did not fit in his scheme of classification if the order of increasing atomic weight strictly followed. इन्होंने क्या किया, He ignored the order of atomic weight. उन्होंने समझा कि it may be correct or may be incorrect, ये हो सकता है कि गलत हो एटॉमिक वेट, and placed element with similar properties. जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए इसमें आता है, किसमें, 6th A में और ये 7th A में। ठीक, इस तरीके से ये 7th A में, ये 6th A में, जबकि टेलुरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा है, आयोडीन का कम होना चाहिए इसको पहले, लेकिन बाद में रखा गया। क्यों, क्योंकि इनकी इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलती है, यानी आयोडीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलती है, भले ही उसका एटॉमिक वेट कम है। यानी प्रॉपर्टीज, इसकी आयोडीन की प्रॉपर्टी सिमिलर विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और उन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया। He left the several gaps in his periodic table, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एल्युमिनियम के ठीक नीचे एक गैप था, जिसका नाम था क्या, एल्युमिनियम के ठीक नीचे एक गैप था, एका एल्युमिनियम। बाद में जब खोजा गया तो वहां गैलियम भर दिया गया, एका सिलिकॉन, जो कि बाद में जब खोजा गया तो वहां जर्मेनियम आ गया। इस बात को नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो हेडिंग आएगी वह क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये हमने क्या पढ़ा, हमने मेंडलीफ लॉ, मेंडलीफ का लॉ या मॉडर्न लॉ, सॉरी मॉडर्न लॉ नहीं, मेंडलीफ लॉ, ये सब हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ ऐसे पढ़ते हैं। ये जो था ना मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये जो है मेंडलीफ लॉ, मेंडलीफ देखिए लिखा ना मेंडलीफ लॉ, देखिए यहां पे, The properties of elements are the periodic function of their atomic weight. ये जो चीज है ये है मेंडलीफ। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक, इसको देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या फिर इसी को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए जो हम लॉ पढ़ के आए थे वो किसका था, मेंडलीफ का। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था,
तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था इनका? हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक, उनसे एक्सरे निकाला, और इनसे एक्सरे का मतलब उनका एक्सरे स्पेक्ट्रा, उनकी स्टडी की, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। अपना एक सबका एक अलग अलग स्पेक्ट्रम, जैसे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि हर एक एटम का यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। ठीक इसी तरह से इन्होंने, हेनरी मोजले ने क्या किया कि ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, यानी हर एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रा की कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व किया। जब ये ऑब्जर्व किया तो उन्हें यह पता चला कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है और जिस एलिमेंट से वो निकला है, उसके बेसिस पर अगर हम सभी का ग्राफ बनाएं, तो जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सभी का ग्राफ अगर हम बनाएं, तो हमें देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है इस तरीके से। बात समझ में आई? इन्होंने, यानी हेनरी मोजले ने क्या किया? ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स को, या एस लगा दीजिए, एलिमेंट्स, ठीक है। इस एलिमेंट्स के बेसिस पर, यानी एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट, अच्छा एक्सरे हमें बताया कैसे निकलता है, बिल्कुल कैसे, जब अल्फा वो कैथोड रे, कौन सा रे? कैथोड रे, किसी जैसे टंगस्टन, या कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि एटम का जो न्यूक्लियस है, इस पर जब उसकी कैथोड रे की बम्बार्डिंग कराई जाए, यानी कैथोड रे इस पर सिंपली डाल दी जाए, ठीक, इससे एक रेज ओरिजिनेट होती है। ये कैथोड रे है और ये रे हो जाती है एक्स रे। और ये जनरली ये देखा जाता है कि जिनके एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, उनके न्यूक्लियस से ये प्रॉपर्टी होती है, उनके न्यूक्लियस में ये प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है। होती होगी, अगर छोटे में होती होगी तो बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो इस बेसिस पर मोजले ने, हेनरी मोजले ने ऑब्जर्व किया रेगुलरिटी, कैरेक्टरिस्टिक रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। और इन्होंने क्या किया? एक प्लॉट तैयार कर दिया, एक ग्राफ तैयार कर दिया, फ्रीक्वेंसी, रूट में फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसका देखिए ग्राफ, इसका जो फॉर्मूला है वो सब ए एंड बी, उसमें कांस्टेंट टर्म आता था, वो सब की जरूरत नहीं है, अब कभी पूछा ही नहीं गया, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। हाँ, किसी की सीट वगैरह में मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सीट, ये वो उससे कोई मतलब है नहीं, उससे अपने को क्या है, वो तो नीट वाले या जो एनटीए, जो नीट और जेईई का एग्जाम का, उनको उससे पता नहीं है कि किसके सीट में क्या है, तो हमको क्या, फिर उस हिसाब से चलिए। तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच तो पता चला कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है, या न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिखा ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड, ठीक, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिशन या एक्सरे एमिटेड। जो एमिटेड एक्सरे यहां पे लिखना चाहिए, तो खैर इसी तरह से लिखा ही है, तो क्या किया जाए, एक्सरे एमिटेड। प्लॉट, बात समझ में आ रही थी नहीं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि हेनरी मोजले ने ऑब्जर्व किया रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, और एक प्लॉट तैयार किया। वो प्लॉट किसके किसके बीच था ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, हमें मिला स्ट्रेट लाइन। ये देखिए यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी, और ये एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। जब एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में खींचेंगे तो आपको देखेंगे, तो इधर ये हल्का सा कर्व था, ये ग्राफ ऊपर जाके हल्का सा कर्व था। ये फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए परेशानी की बात नहीं, फ्रीक्वेंसी भी आप समझे। अच्छा, जो लॉ था, इन्होंने एक लॉ दिया, वो क्या था? मॉडर्न लॉ जो था, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीफ का लॉ क्या था? मेंडलीफ लॉ क्या था? मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था? यहां पे एटॉमिक वेट था, ठीक है ना। तो अब बात समझ में आ गई, यानी ये लॉ किसने दिया था? तो कहेंगे मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मोजले ने, ठीक है ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ग्राफ किसके किसके बीच था? फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ग्राफ किसके किसके बीच था? फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। क्या मिला हमें इस ग्राफ में? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा था उसका? स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। स्लोप तो नहीं, हम लाइन कैसी थी? स्ट्रेट लाइन। कर्व जो था स्ट्रेट लाइन था, ठीक। फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है जहां पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एमिटेड एक्सरे। ये बात समझ में आ गई पूरी अच्छे से। तो लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब आगे चलते हैं। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड, रिवील्ड मतलब रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज, है ना, एमंग
94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। बात समझ में आ गई? यानी जब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया, ये बोला जाए ना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया गया, उस समय या आज भी अगर हम कह लें तो कुल मिलाकर 94 ही नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अब जो बनाए गए, वो खोजे गए, वो बनाए गए या तो सिंथेटिक है, इन्हीं से बनाए गए। इसमें लिखा हुआ साफ साफ ये बात, ठीक है। वो कैसे हैं, वो लिखा उनको साफ साफ, मैन मेड एलिमेंट है ना, आदमियों ने इसको बना दिया। इस तरीके की बातें लिखते हैं वो, ठीक। तो ये 94 कितने 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनोलॉजी। इसमें काफी, एनोलॉजी का मतलब यही पीरियोडिक फंक्शन क्या है, इनके एटॉमिक वेट्स के क्या रिलेशन है, इनके एटॉमिक मास के क्या रिलेशन है, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एनोलॉजी, इंपॉर्टेंट एनोलॉजी अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब देखिए एक शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया, जैसे ही नेक्स्ट पैरा देखेंगे, यहां पर आइए, द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनोलॉजी अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक। अब ब्रैकेट बना के लिखा है कि नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटो एक्टिनियम, लिखा ना, आर आल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंडे एंड ओर ऑफ यूरेनियम। इतनी बात समझ में आ गई? मिला? ये लाइन देखिए पेज नंबर 78 पर है, ये है पेज नंबर 78 पर, ठीक। बात समझ में आ गई? द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनोलॉजी अमंग 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। उसके बाद बताया जा रहा है कि पिच ब्लेंडी, जो कि क्या है, ओर ऑफ यूरेनियम, ठीक है। अगर इसको आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं, इस लाइन का मतलब ये था कि इसमें समानताएं, जो 94 तत्व, प्राकृतिक तत्व पाए गए, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण समानताओं की व्याख्या हुई इस पीरियोडिक टेबल से, इस पीरियोडिक लॉ से। बस इतनी मतलब है। चलिए, पिच ब्लेंडी, ये क्या, ओर जानते हैं, अयस्क, अयस्क समझते हैं, वो खनिज यानी कोई पदार्थ या खनिज पदार्थ जिससे यूरेनियम निकाला गया तो उसको ओर कहेंगे, उस ओर का नाम है पिच ब्लेंडे। इसमें क्या होता है, आल्सो कंटेन नेपच्यूनियम, जो कि एक एलिमेंट है, प्लूटोनियम एक एलिमेंट है, एक्टिनियम, प्रोटो एक्टिनियम, ये सब क्या है, एलिमेंट है। याद रहेगा कि भूल जाएगा। पिच ब्लेंडे एन ओर ऑफ यूरेनियम, एन ओर ऑफ यूरेनियम क्या है, पिच ब्लेंडे, पिच ब्लेंडे, पिच ब्लेंडे, पिच ब्लेंडी। ब्लेंडी पढ़िए या ब्लेंडे पढ़िए, जो भी पढ़ना, पिच ब्लेंड पढ़ लीजिए, ब्लेंड सिंपली, पिच ब्लेंड एन ओर ऑफ यूरेनियम आल्सो कंटेन नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, देखिए लिखा नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, प्रोटो एक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। देखिए ये सब याद करना जरूरी है, क्योंकि यहां से सवाल आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि एन ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंडी आल्सो कंटेन, इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाए, बताइए इसमें से कौन कौन है। तो आपको चारों को ध्यान में रखना, कौन कौन से हैं, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, प्रोटो एक्टिनियम। नेपच्यूनियम देखिए लिखा है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, प्रोटो एक्टिनियम। इसको एनपी से, इसको पीयू से, इसको एसी से, इसको पीए से। देखिए प्रोटो, देखिए एनपी प्लूटो, एनपी नेपच्यूनियम, प्लूटो पीयू प्लूटोनियम, ठीक, एक्टिनियम एसी, प्रोटो एक्टिनियम पीए, याद रहेगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आगे बता रहा हूं उसमें एक चीज कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ये मेनली न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज मींस दैट इज प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ये आप पिछले लेक्चर में और पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से देखिए मोजले का पीरियोडिक टेबल, इतनी बातें हमने पूरी अच्छे से आपको बताई कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोजले ऑब्जर्व किया था रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। इन्होंने प्लॉट तैयार किया न्यू वर्सेस एटॉमिक, यानी फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक। इन्हें क्या मिला, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया, ठीक है। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. The periodic law revealed, यानी revealed मतलब समानताओं की व्याख्या करता है ये, है ना, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समानताओं एवं देखिए 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, उनमें क्या समानताएं हैं, इनकी व्याख्या ये महत्वपूर्ण व्याख्या करता है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण ये लॉ व्याख्या करता है, रिवील्ड। आगे बताना पिच ब्लेंड क्या, एन ओर ऑफ यूरेनियम है, आल्सो कंटेन नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम और प्रोटो एक्टिनियम। एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता है। अब आगे चलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या था, मतलब इसी में आगे है कि उसी में अगले पैराग्राफ में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें बताई जा रही, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करिए।
चलिए अब आगे इस बात की कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी जो मोजले वाली बात हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी पैराग्राफ में अभी मोजले वाली, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखिए, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो कहेंगे मेंडल नहीं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ लॉ। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वहां लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है तो क्या बताएंगे? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, लिखा है ना एकदम साफ साफ, भैया किताब उताब लेके बैठा करिए। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल तैयार करी, ये लॉ दिया, उसके बेसिस पर जो पीरियोडिक टेबल बनी, मोजले ने सिर्फ लॉ दिया था, उसके बेसिस पर जो पीरियोडिक टेबल बनी उसको बोला था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसी को आप लिख लीजिए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ, ठीक, पीरियोडिक टेबल। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। इस पीरियोडिक टेबल में खास बातें क्या है भैया? इसमें भी 7 ही थी, ठीक है ना, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन थी। कितनी? 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, लाइन नहीं रोज, ठीक, जिसे सीरीज या ग्रुप पीरियड कह लीजिए, सीरीज या फिर पीरियड कह लीजिए। अब पीरियड नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से वो क्या होता है? कहेंगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ एलिमेंट होता है। वो क्या होता है? हाईएस्ट पीरियड नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ ऑफ लगाना भूल गए, लगा दीजिए, उसमें कौन सी बात है। इतनी बात समझिए। 7 हॉरिजॉन्टल रो यानी सीरीज या पीरियड। पीरियड नंबर क्या होता है? कहेंगे 1 2 3। अब ये थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा, अभी घबराइए मत, ये बेसिक चीजें एनसीईआरटी में इसलिए बता रहे हैं। अभी जो हम पढ़ाते हैं वो तो दूसरी चीज है, ये तो चूंकि एनसीईआरटी वाइज चलना है अपने को, तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की सब कुछ सीखना है। चलिए, पीरियड नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट। और दूसरी खास बात क्या इसमें थी भैया? यहां पर ये खास बातें, ठीक, 18 वर्टिकल लाइन थे, वर्टिकल कॉलम थे, 18 वर्टिकल कॉलम, जिसको ग्रुप्स कहेंगे या फिर फैमिलीज, ग्रुप्स या फिर फैमिलीज। अब ग्रुप नंबर किसके बेसिस पर दिया जाएगा? तो पहले जो जमाने में था मेंडलीफ के समय, उन्होंने किया कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, यानी इस तरीके वाला नंबर, ये देख रहे हैं, ये वाला रोमन नंबर, इस बेसिस पर दिया था। ये किसमें था? कहेंगे मेंडलीफ के जमाने में, ठीक है ना, इनके जमाने में था, मेंडलीव्स के जमाने में, ठीक, या इसे लिख लीजिए मेंडलीव्स, ठीक, मेंडलीव्स के जमाने में था। बात समझ में आ रही? लेकिन बाद में आईयूपीएसी इसने किया क्या कि अब नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नेचुरल नंबर हैं उनके बेसिस पर रख दिया जाए। इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे कि इंटरनेशनल, ये तो समझते हैं ना भाई साहब, इसका फुल फॉर्म लिख दें, अरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, कोई दिक्कत? यहां एक पी रहता है, चलिए कोई बात नहीं भाई, हमारी देखिए थोड़ा सा क्या है ना, लिखने के मामले में थोड़ा सा हाथ तंग है, स्पेलिंग हमको ठीक से कभी याद रही तो कभी याद नहीं भी रही, ऐसा भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़े बहुत अच्छे से, पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छा से, आप लोग स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। बाकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इन्होंने बताया। अब ये सब इसके डिटेल के बारे में मत जाइएगा कि ये कहाँ है कहाँ नहीं, बुक में लिखा है बकायदे, इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब खास बात क्या कि एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स हैव सेम, देखिए लिखा है सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, ये सब स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसको ग्रुप्स कहा जाएगा, फैमिलीज कहा जाएगा। एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जो पीरियड है या एलिमेंट्स हैं, और कितने, किस पीरियड में कितने एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड कहेंगे 8 एलिमेंट होते हैं इसमें। अब देखिए आ रहा है हमारा मतलब का लेवल, थर्ड में 18 होता है भैया, ओ सॉरी, थर्ड में भी कितना, 8 होता है, 8। और उसके बाद फोर्थ आ जाइए, इसमें कितना कहेंगे 18। फिर आ जाइए फिफ्थ, इसमें भी कितना 18। फिर आ जाइए सिक्स्थ, इसमें कितना 32 32। और फिर सेवेंथ के एनसीईआरटी में लिखा हुआ इनकम्प्लीट, ठीक, इनकम्प्लीट। और एक खास बात इन्होंने ये बताई
ये 32 कैसे पढ़ लेंगे? जरा मॉडर्न पीरियडिक टेबल खोल लीजिए और पेज नंबर 79 पे जरा 6 पीरियड में 32 गिनिए आते हैं भैया। जब 32 ही 32 हैं तो 5 वाले में भी 32 होना चाहिए थे, 6 वाले में भी 32, तो दोनों 32 सेम कैसे होगा? उसमें बता रहा 18, उसमें स्टार लगा के देखिए जो नीचे हटाया गया 14 लोगों को लिखे हटाया गया ना भैया, उनको लेके 32 है, जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं उनको लेकर। इसी चीज को एनसीईआरटी में बड़ी खूबसूरती से इस बात को लिखा उन्होंने कि ये जो 6th वाले पीरियड से और इससे इस पीरियड से 14 एलिमेंट हटाए गए, निकाले गए। वो कहां कहां रखे हैं अभी हम उस सब आपको फील कराएंगे क्या है। इसमें से जो 14 एलिमेंट थे वो एलिमेंट्स, इनको कहा गया ये लेंथेनाइड है, आफ्टर लेंथेनम। और लेंथेनम की प्रॉपर्टी भी काफी कुछ हद तक उन्हीं से मिलती है, इसलिए उसको भी लेंथेनाइड में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये इनको कहा गया लेंथेनम, लेंथेनॉइड। अरे हम क्या लिख रहे हैं, पगला गए हैं क्या एकदम से? ठीक, यह है लेंथेनॉइड्स। बात समझ में आ गई? अब इसमें जो 14 एलिमेंट्स यहां से जो निकाले गए, ये देखिए यहां से निकाल कर रखा गया 14 एलिमेंट्स, इनको कहा गया एक्टिनॉइड्स। और इन दोनों को नीचे देखिए, नीचे लिखा ना, इन दोनों को 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इसमें से 14 एलिमेंट। ये 14 एलिमेंट कहां से कहां तक, अगर आपसे पूछा जाए 14 एलिमेंट है कहां से कहां तक, कहेंगे सीलू। इसके लिए क्या रखेंगे? सीलू, इस तरीके से, है ना, सीलू, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए इसमें अच्छा ये कहां से, कहेंगे 58 से 71 तक, ये 58 to 71, ठीक। सेरियम यानी ल्यूटेनियम तक, यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये निकाल के अलग कर दिया गया, इसको बोला गया लेंथेनाइड। ठीक इसी तरह से इसमें जो 14 एलिमेंट है, ये कहां से कहां, थोरियम 90 से लेकर भैया लॉरेंशियम 103, लॉरेंशियम 103, ठीक। थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक ये हटा दिए गए, और हटा के कहां रखे गए, ये है एक्टिनाइड, ये है लेंथेनाइड्स। इनको हटा के कहां रख दिया गया, एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया गया, यानी इनको अलग रख दिया गया, अलग एफ ब्लॉक में, अलग एफ ब्लॉक में रखा गया, ठीक, एफ ब्लॉक में, इसमें रख दिया गया। बात समझ में आ रही? यानी यहां से देखिए, इसमें से भी 14 एलिमेंट निकाल दिया गया और 6वें में से भी 14 एलिमेंट निकाल दिया गया। तो ये 14 ये और प्लस 18 ये, देखिए यहां पे बड़े ध्यान से देखिए कि 6वीं सीरीज पढ़िए, तो ये 14 ये नीचे वाले और प्लस उनके 18 मिलकर कितना हो जाए, 32। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसमें कहां तक, सीलू तक, है ना। और यहां पे देखिए थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अच्छे से कि ये क्या था माजरा पूरा। तो अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप पीरियोडिक टेबल, ये जो लॉन्ग फॉर्म वाली है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कैसे कि ये सब क्या है। चलिए आगे देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में देखिए यहां तक हमने बना दिया, ये रहा और ये यहां से यहां तक, ठीक है। ये आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे अपने पीरियोडिक टेबल में बनाया गया जहां पे ये और यहां से लेके पूरा ये यहां तक, ये लोग भाई साहब एक लोग हैं, वेरी गुड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सही, ये ठीक है, ये पूरी बात हो गई। इतनी बातें आपको दिख रही हैं इसमें। अब इसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से दिया गया। अब इसमें जो नंबर बनाए गए हैं वो कुछ अलग से, जब उनके जमाने में था भैया, जो रोमन नंबर में है वो दूसरा होता तरीका लिखने का, वो और ये तरीका दूसरा होता। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो ये कौन से होते हैं, एस ब्लॉक, ऊपर आपको पता होगा। ये दोनों कैसे होते हैं, एस ब्लॉक, यानी इसको बना दीजिए एस ब्लॉक। अच्छा ये छोटा रहता है, ये बड़ा रहता है, ऐसे आप लिख सकते हैं एस ब्लॉक। ये जो होगा भैया वो डी ब्लॉक, पूरे ये यहां से यहां तक क्या है, डी ब्लॉक। और ये लोग जो हैं वो है क्या, पूरे के पूरे पी ब्लॉक। अभी आप ध्यान से सुनते जाइए, करना कुछ नहीं, पी ब्लॉक। चलिए अब नंबरिंग कैसे करी जाती है इन पे, यहां लिखा जाएगा 1, यहां लिखा जाएगा 2, और फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, और ये देखिए आ जाएगा क्या 14 15 16 17, और कुछ छूट गया क्या हमारा,
12 भाई साहब, 12, 13, क्योंकि 14 ग्रुप में आता है, 15, 16, 17 और ये 18। अच्छा, ये बात तो हो गई इनकी। अब जब मेंडलीव भैया बनाए थे वो क्या था, तो ये देखिए, इसको बोला गया था क्या, फर्स्ट ए, इसको सेकेंड ए, अब इसको थर्ड बोला गया। यहां पे क्या था, थर्ड ए, फिर यहां पे फोर्थ ए, यही लिख दे रहे हैं नीचे, फोर्थ ए, ठीक, यहां पे फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ठीक। मेंडलीव के बाद मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग बनाई गई, तो ये सिक्स्थ ए, ये हो गया सेवेंथ ए, और इसको बोला गया जीरो ग्रुप। ये क्या है, जीरो, ठीक, ये वाले जीरो ग्रुप या नोबेल गैसेस थी ये, ठीक। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। तो ये नंबरिंग हो गई, नाम हो गया, ब्लॉक हो गया, सारी बातें हो गई, ठीक। अभी हम लोग पढ़ लेंगे ये लोग क्या है, इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें बी वाले कहां जाएंगे, तो बी वाले यहां से स्टार्ट किए गए थे। ये देखिए होता फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी, और ये जो हो जाता है वो इसका सेकेंड बी। अब उसके बाद यहां से थर्ड, यहां से क्या लिख देंगे, थर्ड बी, ये हो जाएगा फोर्थ आपका बी, फिफ्थ के बाद ये हो जाएगा फिफ्थ बी, उसके बाद ये हो जाता है सिक्स्थ बी, और उसके बाद ये सेवेंथ, ठीक। इतने के नाम उन्होंने दिए, और ये तीनों मिलकर, ये तीनों, ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब 8, 9, 10, इन तीनों को ट्राइड बोलते थे, ट्रांजिशन ट्राइड, ठीक है ना। ये इसको बोला गया ए एट्थ, 8वें ग्रुप में सिर्फ 8 नाम दे दिया गया। बात समझा नहीं, ये 8, 5, 3, 8 होता है, ठीक है। फिकोनी, RURSPD OSIRAT, ये क्या है, तो अगर इसको आप लिखना चाहें, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, ट्रांजिशन ट्राइड, ये उसमें बताया जाएगा आपको जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब। ये क्या है, तो इसको लिख दीजिए आप लोग, ट्रांजिशन ट्राइड। अब आती है बात इनके नाम पर, इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, ये सेकंड ए हैं, वो थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरीके से पढ़े। सिमिलरली अगर आपको सिंपली पूछ दिया जब फोर्थ ग्रुप, तो इसे फोर्थ ग्रुप में आता है तो आप कहेंगे कार्बन। बोला जाता है ऐसा क्योंकि फोर्थ ए वाली बात चलती। ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सिंपली सेकंड ए फर्स्ट ए के हिसाब से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो आईपीएससी के नाम के आधार 1, 2, 3, अब फोर्थ पूछा जाए तो आप कहेंगे यहां पे आ जाता है। तो आप देखिए फोर्थ पीरियड, फोर्थ ए लिखा है या सिर्फ 4 लिखा है या फोर्थ लिखा है, इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक। तो उससे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इधर उधर हो रहा है तो उसमें भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब तो भैया अब इसके तो आप मास्टर हैं, सब तो हमसे ज्यादा बेहतर याद किए होंगे, कोई बात नहीं। हलीना का अभी कब से फरार है, तो सिंपल चला आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हीलियम यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, वेरी गुड। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी या रोए, जो भी आप पढ़ा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आती है बात स्काई, SCY स्काई, ला एक, या इसको क्या रख लेंगे, SCY स्काई, ला एक, ठीक है। ताई जरा हाफ, यानी टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ताई जरा हाफ, ताई जरा हाफ। वो नदी में बहुत तैरा, वी फॉर नदी, देखिए वी फॉर वो वैनेडियम, निवोबियम, टेंटेलम, वो नदी में बहुत तैरा, वो नदी में बहुत तैरा। करो मुझे वावा, करो मुझे वावा, यानी क्रोमियम, उसका मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। याद हो रहा है ये सब, एक बार लिख के खाली 2 बार 3 बार बना लेंगे, याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही। SCY स्काई, ला एक, ताई जरा हाफ, वो नदी में बहुत तैरा, ठीक। करो मुझे बाबा, यानी क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। मन टिका रे, मन टिका रे, यानी मन को टिका रखो, मन टिका रे, यानी मैग्नीज, टेक्नीशियम। उसका इसका बड़ा गजब का नाम है रेनियम, रेनियम, बड़ा प्यारा नाम है इसका, रेनियम, है ना। देखिए इसका RHE, रेनियम, इसका बड़ा प्यारा नाम है। चलिए, फिर रुसवाइयां उसी से, यानी फिर रुसवाइयां उसी से, कोई रहनुमा इधर है, कोई रहनुमा इधर है, फिर रुसवाइयां उसी से, है ना। क्या दिक्कत है, मोहब्बत में ऐसा हो ही जाता है। फिर रुसवाइयां उसी से, कोई रहनुमा इधर है, यानी फिर का मतलब आयरन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फेरम जो भी पढ़िए। र्यूथेनियम, ऑस्मियम, उसके बाद कोबाल्ट आएगा, ये
आइए आ जाएगा रोडियम, इरिडियम, ठीक, इरिडियम। नाई पंडित पटना गए, नाई पंडित पटना गए। जब नाई पंडित पटना चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, कुमकुम आज आओ, यानी कुमकुम आज आओ। उसके बाद झंडू किधर हो, जब वो वहां पहुंची तो पूछती झंडू किधर हो। अब भैया झंडू तो गायब, क्या दिक्कत है, डर तो डर, कोई बात नहीं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये तो आपकी कापर है, ये सिल्वर है, ये सोना है, कोई बात, झंडू जिंक है, ये कैडमियम है, ये मरकरी है, ये चीजें आपको याद होंगी। फिर से अगर आप चाहें तो देख लीजिए, स्काइला 1 ताई जरा हाफ, यानी टाइटेनियम टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम, वैनेडियम निवोबियम टेंटेलम, वो नदी में बहुत तैरा, करो मुझे बाबा, करो मुझे बाबा, ठीक, मन टिका रे, एमएन टिका, टीसी टिका रे, आरई, ठीक है। फिर यानी एफई, फिर रुसवाइयां, आर यू रुसवाइयां, उसी से, ठीक है ना, फिर रुसवाइयां उसी से, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, क्या कोई रहनुमा इधर है, कोई रहनुमा इधर है, कोई रहनुमा इधर है। नाई पंडित पटना गए, कुमकुम आज आओ, झंडू किधर हो। BAL बाल, BAL बाल, गया इन थाली, थाली TH, ठीक है, यानी बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ज्यादा तेजी से तो नहीं बोलना, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, लेकिन याद करना है तो करना है बस, और क्या। तो भैया ये क्या हो जाएगा, बाल गया इन थाली। आगे चलते हैं, ये देखिए कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और ये हाँ कसाई जी सुन लो, बात ये टिन होता है, लो यहाँ कसाई जी सुन मतलब होता टिन, आइए होता भैया लेड, बात समझ रहे हैं, लेड, ठीक, कसाई जी सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं। नजर फिर ऐसी लगी, सब बीमार हो गए, नजर फिर ऐसी लगी, सब बीमार हो गए, याद रहेगा, ये लिख लीजिएगा, नजर फिर ऐसी लगी, सब बीमार हो गए। ऊ स से टी पो, ठीक है ना, ऊ स से टी पो, ये तो सिंपली सभी को याद रहता, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिन, ये भी वहां वाला भी, कि ठीक, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जेदान और उसके बाद रेडान, ये याद रहता है। इतनी बातें आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ये सिर्फ अभी नामकरण चल रहा है इनका, अभी तो डिटेल स्टडी बाकी है, अभी आप घबराने की जरूरत नहीं है, यहां से डी ब्लॉक है पूरे। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग लेके पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। अब बच्चा एफ ब्लॉक वालों का जरा उसका भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक, जल्दी नोट करिए इसको। आगे चलते हैं एफ ब्लॉक में, देखिए ये ब्लॉक में ये लोग क्या है, कहेंगे ये है लैंथेनॉइड, ठीक, और ये लोग क्या है, एक्टिनॉइड। ये किसमें, 6th में, और ये किसमें, 7th किसमें, पीरियड, ठीक है ना, ये बात याद आ रही है जी, ये लैंथेनॉइड यानी 6th पीरियड, बात समझ आ रही, और ये 7th पीरियड, लिखिए इस तरीके से। और ये है क्या, कहेंगे एक्टिनॉइड, यहां लिखते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए सर जी, ये है एक्टिनॉइड्स, ठीक, अच्छा हमारा हाथ इधर उधर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एक्टिनॉइड्स। चलिए अब जरा इसको पढ़ लेते हैं भाई साहब, ये क्या है, अब इनके नाम क्या है, देखिए सीई, सीमा पार नदी पर, देखिए सीमा पार नदी पर मिलो, वाह, नदी पर मिलो, अच्छा वहां वो पहुंच गई, नदी पर मिलो, तो अब शेर शायर से भी आशिक होता है भाई, आदमी एक समय में आशिक हो ही जाता है, और लड़कियां भी ऐसा थोड़ी, वो भी तो कमसिन नहीं होती, वो भी वो कमसिन वो और आशिक, इस तरीके से मामला चल रहा था। सीमा पार नदी पर मिलो, ठीक, अब उसने वो जब भैया मिली वहां बैठ गई, तो सनम तुम गोद में, अब जैसे ही वो बोला तब तक तो भैया वो कह रही है क्या, तौबा दैया, तौबा दैया। फिर वो शायर जागा, हो इरादा तुम्हारा तो ये भी लूं, हो इरादा तुम्हारा तो ये भी लूं। अब ये भी का मतलब समझो क्या मांग रहा होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो सीमा पार नदी पर मिलो, वेरी गुड, सीमा पार नदी पर मिलो, सनम यूं ही गोद में तौबा, तब तक वो क्या बोली, तौबा दैया। तो फिर शायर जगा, हो इरादा तुम्हारा ये भी लूं, ठीक, आगे चलते हैं। फिर शायर तो शायर होता है भाई, अब क्या किया जाए, शायर मतलब आशिक, अब आशिक तो आशिक है, थोड़ा पास आओ, उसको लग रहा है कि दूर जा रही है, लोग यहाँ देख, वो बार बार कह रही, अरे कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, ये क्या कर रही है, ये सार्वजनिक प्लेस है, ऐसा मत करो तुम, लेकिन वो क्या, थोड़ा पास
पास आओ नफीसा, उसका नाम भी बड़ा प्यारा रखा उसने, नफीसा पूरे अरमान से मिलो। ये देखिए नफीसा पूरे अरमान से मिलो, ठीक। बैठकर सिफा इस महफिल में, अब वो बात को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया। बैठकर सिफा इस महफिल, अब महफिल को उल्टा पढ़ लीजिएगा इधर से, महफिल में मोदी वो वाला नहीं है ना, मोदी नंबर ला रहा है, उसका कोई दोस्त था वो नंबर ला रहा है। ये बातें याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो सीमा पार नदी पर मिलो सनम यूं ही गोद में, तब तक आ गया क्या, सनम यूं ही, इसको यूं ही पढ़ लिया हमने, तुम लिख दिया, आप लिख दीजिए यूं। सीमा पार नदी पर मिलो, सीमा पार नदी पे मिलो सनम यूं ही गोद में, तब तक वो बोली तौबा दैया हो इरादा तुम्हारा ये भी लूं। उसने शायर है भाई, आशिक तो हो ही जाता है शायर थोड़े दिन में, है ना, फिर वो बाद में औकात में आता है, भिखारी बन के घूमता है इधर उधर। फिर कह रहा थोड़ा पास आओ नफीसा, थोड़ा पास आओ 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 नफीसा, एनपी एनपी पूरे अरमान से मिलो, मतलब उसे लग रहा है कि अब मिल नहीं रही है पूरे ढंग से, है ना, पूरे अरमान से मिलो। बैठकर सिफा, बैठकर, बैठकर बी के मतलब बैठकर, सीएफ सिफा इस लिखा ना, इस क्या शब्द है देखिए, इस बैठकर सिफा इस महफिल में मोदी नंबर ला रहा है, कोई बात नहीं, मतलब मोदी इस मामले में, मतलब अब भाई इस मोहब्बत के मामले में उसका कोई दोस्त है मोदी, वो भाई नंबर है, नंबर 1 पे। तो ये बातें हो गई। अब इनके नाम जरा पढ़ लेते हैं। देखिए इसका नाम है सेरियम, और आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, एक बार नाम पढ़ दे रहे हैं। इसका नाम है सेरियम, ये याद नहीं रहता, वैसे भूल भी जाता है बार बार, फिर याद करो फिर भूल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं। वो इनका एटॉमिक नंबर कहीं ये देते हैं, तो मैक्सिमम कोशिश यही हो एटॉमिक नंबर के साथ देते हैं, ठीक है ना, तो घबराने की भी जरूरत नहीं, अगर चाहे तो एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, नहीं भी याद है तो वो देते हैं, उसे याद हो ही जाता है धीरे धीरे, ठीक भैया। ये अरे इसको आप यहां से स्टार्ट करेंगे, वहां कितना 58, यहां से स्टार्ट करेंगे 58 तक, वहां 71 पहुंच जाएगा, यहाँ 90 तो वहां 103 पहुंच जाएगा, क्या याद करना है ना। हमने बताया था ये सीलू, ये देखिए थोरियम और लॉरेंसियम तक जाते हैं, ठीक। इनका नाम एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। ये है भैया सेरियम, ये है क्या प्रेसोडाइनियम, ये है नियोडाइनियम, ये है पीएम प्रोमेथियम, समारियम, ठीक, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी, टीबी से जो बोला जा रहा है टर्बियम, उसका डिस्प्रोसियम, ये हो गया, ठीक, होलोनियम, इर्बियम, उसके बाद आता है थूलियम, एट्रबियम, एटर्बियम, ये वाला, और वहां ल्यूटेनियम, वो है ल्यूटेनियम, ठीक है। अब इसमें तो आपको मैक्सिमम याद है थोरियम, इसको बोलते थे ना थोरियम, उसके पीए अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये तो हम लोग चारों पढ़े हैं इसलिए याद है बार बार। इनमें नाम शायद बहुत कम लोग, ये गैडोलिनियम आपको याद रहता है, बाकी इसमें समैरियम शायद याद रहता हो, ल्यूटेनियम भी याद रहता है, लेकिन इनमें नाम बहुत कम ही लोग याद रखते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हमको भी क्या लेना देना, एएम, एएम को भाई साहब लिख रहे हैं क्या अमेरिकम, एएम से अमेरिकम, यहां पे सीएम क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम पे पढ़ा, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, ये आइंस्टीन के नाम पे पढ़ा है आइंस्टीनियम, ठीक, फेरियम, ये मेंडलीफ के नाम पे एमडी पढ़ा हुआ है, मेंडलीफ, आप मेंडलीफ नंबर ला रहा है ये भी पढ़ सकते हैं। और यहां पे अब यह नोबेलियम, ठीक, नोबेलियम, और यह है लॉरेंसियम। तो ये आप कहीं से देख के छाप भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं याद है तो एक आध बार पढ़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं है कि नीट की 5-6 नंबर में पूछ लिया चलो इनका नाम बताओ सही सही, ऐसा भी नहीं हुआ है। हाँ वो पूछे कि ये नाम दिया हुआ है, इनके एटॉमिक नंबर 110 है, तो बताओ 110 वाले का UU0 कैसे लिखते हो, ठीक है ना, समझ रही बात। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का वही सब रहेगा, और भी ज्यादा जानकारी हम लोग इस पीरियोडिक टेबल के बारे में लेंगे, ठीक। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा आगे के लिए, मतलब अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एटम्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग तो हथियार बना ही चुके हैं, वही तो चलाना है बस, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का यही काम होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक थी, जैसे क्लास 11th में आप जो एडमिशन लेते हैं तो आपको यही लगता है आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, आज तो बहुत बेसिक, सिंपली आज की क्लास बहुत बेसिक थी। अब लेकिन जो क्लास आएगी वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट रहेगी नीट के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।